माइक्रो प्रोसेसर्स की डेफिनेशन शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब डेफिनेशन में लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज, मतलब मल्टीपल पर्पज के लिए काम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल होता है, हम चेंज कर सकते हैं, क्लॉक ड्रिवन होता है। क्लॉक ड्रिवन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो लॉजिक मतलब जो हमारे पास नॉर्मल सर्किट्स होते हैं, लॉजिकल सर्किट्स, वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिक्वेंशियल, है ना, और दूसरे होते हैं कॉम्बिनेशनल, ठीक है। जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जैसे मेरा कोई भी गेट्स लगे हैं, ठीक है, गेट्स लगे हैं मेरे, ये गेट्स मान के चल रहा हूँ। तो मतलब ये गेट का जो भी आउटपुट होगा, जब ये वाला गेट से आउटपुट आएगा तब ये वाला गेट में इनपुट जाएगा, ठीक है। फिर इससे जो आउटपुट जाएगा वो इसके लिए इनपुट होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। बट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अ, सिर्फ जो पीछे से इनपुट आता है उस पर डिपेंड नहीं करता, जो यहाँ से आउटपुट आएगा वो भी अल्टीमेटली इनपुट की तरह काम करेगा, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हमने सीओ में। जैसे जैसे इसने कुछ इसको इनपुट दिया, ठीक है। अब जो इसका आउटपुट है वो एज अ इनपुट काम कर रहा है इसके लिए, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये गेट है, ये दूसरा गेट है, ठीक है। यहाँ से जो इन आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, और ये जो आउटपुट आया वो इसकी तरह इनपुट के लिए, तो ये तो आउटपुट तब देगा ना जब इसको इनपुट मिलेगा, है ना। तो फिर कौन कब काम करे, कौन पहले करे, कौन बाद में करे, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्लॉक क्या करता है, इन दोनों को मेंटेन करता है कि कौन कब इनपुट देगा, कौन कब आउटपुट देगा। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ से अगर मैं क्लॉक नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पावर दे दूंगा इस पूरे सर्किट को, मान लो ये सर्किट है, इसको मैंने पावर दे दी, ठीक है। तो जब मैं इसको पावर दूंगा तो क्या होगा कि करंट तो हर जगह बराबर स्पीड से फ्लो होगा, तो करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा जल्दी से, और फिर मतलब करंट आगे भी पहुंचेगा, बट इसको तो इनपुट मिला ही नहीं, तो ये आउटपुट कैसे, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्लॉक की जरूरत पड़ती है ताकि हम सिंक्रोनाइज कर सकें कौन कब इनपुट दे रहा है। और वैसे भी इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, ठीक है। बट उसके साथ जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, या फिर मेमोरी डिवाइसेस लगाते हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हैं, वो बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू सीपीयू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मान लो सीपीयू को क्या करना था, सीपीयू को हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि रीड फ्रॉम अ लोकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। रीड फ्रॉम अ लोकेशन ऑफ मेमोरी, और उसके बाद हमने दिया कि उसको ऐड कर दो फाइव, फाइव उसमें ऐड कर दो, जो भी तुमने डेटा रीड किया उसमें फाइव ऐड कर दो, ठीक है। अब सीपीयू क्या करेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो तो फटाक से एग्जीक्यूट कर देगा। इसके पास धीरे धीरे करके डेटा जाएगा, इसके पास धीरे धीरे करके वापस से डेटा आएगा, इससे पहले वो कहाँ आगे बढ़ गया होगा, ऐड वैड करके वो बहुत आगे जाके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगा होगा, बट उसको ऐड मतलब वो ऊपर ऐड तो कर ही नहीं पाया ना ढंग से, वो प्रोसेस ही नहीं, प्रोसेस तो कर देगा, वो भटाक से प्रोसेस कर देगा, बट इसके पास जो उसको चाहिए था एक्चुअल डेटा वो नहीं आ पाया, बिकॉज आईओ डिवाइसेस और मेमोरी बहुत स्लो है, ठीक है। इतने में वो डेटा भेजेंगे, इतने में वो लाखों इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर चुका होगा सीपीयू। तो हमें सीपीयू को थोड़े होल्ड पे लाना पड़ता है, या तो होल्ड पे लाना पड़ता है, ये जो मल्टीपल मतलब जो थ्रेड्स वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं, मल्टी थ्रेड या मल्टी कोर सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं हम स्विच कर देते हैं, टास्क स्विच कर देते हैं, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं फिर आगे जाके। बट अल्टीमेटली होल्ड पे लाने के लिए, कुछ करने के लिए हमको क्लॉक की जरूरत पड़ती है फिर से, ठीक है, ताकि हम सिंक्रोनाइज कर सकें कि जब मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को हम सिंक्रोनाइज कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लॉक यूज करते हैं, तो इसीलिए लिखा है क्लॉक ड्रिवन, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर बेस्ड है। रजिस्टर बेस्ड क्यों लिखा है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर है ये, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे मैंने बताया कि मेमोरी अलग है, ठीक, और आईओ डिवाइसेस अलग है, ठीक है। अब जो हमारा जो भी मेरा प्रोग्राम है, मान लो मैं जैसे मैंने पाइथन प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। मैंने उस पाइथन प्रोग्राम को क्या किया, सेव कर दिया एक फाइल में डॉट पी वाई नाम से, ठीक है। मान लो मैंने उसको नाम दिया था माई प्रोग्राम डॉट पाइथन पी वाई, ठीक है। अब मैंने ये प्रोग्राम को जब सेव किया तो ये कहाँ सेव होगा, ये सेव होता है मेरी हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में, ठीक है, जो भी मैं सेकेंडरी स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, तो ये उसमें सेव होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, इस पाइथन प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा, तो वो रन जब मैं करूंगा तो वो आएगा मेरी मेन मेमोरी में, है ना, मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी में आएगा ये प्रोग्राम पूरा, और फिर वहां पे एग्जीक्यूट होगा।
अब जब मान लो मैंने कोई भी वेरिएबल्स बनाए जो बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये रैम में आएगा ना? ये रैम में आएगा, मेन मेमोरी में, ठीक है, प्रोग्राम। ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू है, ठीक है। अब जब ये मेन मेमोरी में आ गया प्रोग्राम, तो अब इसको रन करना है। अब रन करने के लिए मान लो मैंने अंदर वेरिएबल्स वगैरह बना रखे हैं, ए बी सी या कुछ करके वेरिएबल्स बना रखे हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम पे मेरे को मतलब इस वेरिएबल्स में मेरे को ऑपरेशन करना है। तो अब क्या ये सीपीयू बार बार इस मेन मेमोरी में जाए कि मेन मेमोरी में, भले ही मेन मेमोरी फास्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, बट स्टिल मेन मेमोरी और सीपीयू की स्पीड में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू ऐड करेगा, मान लो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिला 2+5 ऐड करने का, तो वो पहले यहाँ पे जाएगा, इधर से इधर 2 और 5 को प्लस करेगा और फिर 7 यहाँ पे स्टोर करेगा। इतना थोड़ी बार बार वो करेगा, ये तो जरा सा इंस्ट्रक्शन है, जल्दी से एग्जीक्यूट करना है। बार बार पहले 2 लेके आएगा, फिर 5 को उठाएगा, फिर ऐड करेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये तो मैं एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि सीपीयू में रजिस्टर्स होता है, ठीक है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले या करेंटली यूज होने वाले जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू को वो पहले ही रजिस्टर में स्टोर कर लेता है, और फिर रजिस्टर में वो एडिशन कर देता है। 2+5 या कुछ भी करना है तो वो रजिस्टर में चल रहा है, और फिर जब मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब वो जाके मेन मेमोरी में उसको डालेगा, अच्छा। ठीक है। इससे आना जाना बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि उसके जस्ट रजिस्टर्स क्या होता है सीपीयू में ही इनबिल्ट होता है। मतलब तेरे कहने का मतलब है, पहले अगर ये सब ना होता तो पहले वेरिएबल डिफाइन करता, फिर वेरिएबल में उसकी वैल्यू डालता, फिर उसको ऐड हाँ, करता, मतलब फिर जो इनपुट डालता, इंटरमीडिएट ऐसा? ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी उसको मेन मेमोरी पे जाना पड़ता समझ गया। है ना। तो उसके लिए हम रजिस्टर्स यूज कर लेते हैं जो कि सीपीयू में इनबिल्ट होता है, तो उसका आना जाना बच जाता है बहुत ज्यादा। सीपीयू के बहुत पास होते हैं, एकदम इनबिल्ट होते हैं सीपीयू की चिप में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स में तो एकदम इनबिल्ट होता है। तो ये रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, मेन मेमोरी की मैं बात कर रहा था, एक्सेप्ट बाइनरी डेटा इज इनपुट, ठीक है, प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिले, इंस्ट्रक्शंस जो मिलते हैं वो भी मेन मेमोरी से मिलता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट। फिर जो आउटपुट आता है वो जाके वो उस पर स्टोर कर देता है मेन मेमोरी में वापस, बट जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है वो रजिस्टर्स में ही होता है, ठीक है। तो आपके एसएसडी और हार्ड ड्राइव से क्या आया? उससे तो मेन फाइल आई जो मैंने सेव करी पाइथन जो की, जो एग्जीक्यूट करनी थी जो आपको। एग्जीक्यूट करनी थी, जो भी मैंने पाइथन की फाइल बनाई, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर दो तरह के होता है, ठीक है, दो तरह के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, एक होते हैं रीप्रोग्रामेबल और एक होता है एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। जो रीप्रोग्रामेबल सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उसके मतलब उसके वो जो हम उससे कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है, हम उसे कोई भी प्रोग्राम देंगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर मतलब उसकी जो मेमोरी होती है उसमें हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम को और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कभी एडिशन का करा लो, कभी सब्ट्रैक्शन का करा लो, जैसे हम अपने लैब में यूज करते हैं, उसमें हम कभी एडिशन का प्रोग्राम डाल देते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन ये का, भी कभी रैम कुछ में ही कभी होता है कुछ। हमारी मेन मेमोरी में। वो उसकी, हाँ, लैब की जो मेन मेमोरी है उसमें हम प्रोग्राम डालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो रिप्रोग्रामेबल सिस्टम्स होता है, ठीक है। कुछ होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, जो पहले से हम उसमें फिक्स कर देते हैं प्रोग्राम करके कि बस ये यही काम करेगा, जैसे जैसे वॉशिंग मशीन का है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। तो क्या होता है कि उसमें हमने पहले से फिक्स कर दिया कि भाई वॉशिंग मशीन का काम यही है, उसको यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है बार बार, ठीक है। कोई भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है, जो वो फिक्स हमने रहती है। पहले से ही प्रोग्राम उसमें फिक्स कर दिया। कॉपिंग मशीन है, कॉपिंग मशीन में फिक्स कर दिया कि भाई ये वाला बटन दबाना है तो तुम्हें प्रिंट करना है। वॉशिंग मशीन में ये वाला बटन दबाना है तो तुम्हें भाई कपड़े ऑन ऑफ करना है, या कपड़े धोने हैं, या क्या करना है ना, रिंस करना है या क्या करना है, वो सब पहले से एम्बेड कर देते हैं हम। रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज होते हैं, है ना। ऑटोमेटिक वालों में भी, ऑटोमेटिक वालों में खासकर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होते हैं ये सब चीजें। तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स एक और तरह से कैटेगराइज होते हैं। एक होता है माइक्रो कंट्रोलर्स, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आगे जाके दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं हम लोग, एक तो माइक्रो कंट्रोलर्स और एक जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर विद डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है सिर्फ, जिसमें कंप्यूटिंग पावर है, ठीक है। अब अगर हम इस कंप्यूटिंग पावर के साथ और भी चीजें जोड़ देते हैं कि उसमें हम मेमोरी भी घुसेड़ दें, उसमें हम आई इनपुट आउटपुट के
पोर्ट्स भी घुसेड़ दें, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो फिर मिलके एक चिप बन जाती है, जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। आगे मैं इसका डिफरेंस अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। फिर इसके अलावा अ, बस बाकी तो ये हो गया। माइक्रो कंप्यूटर भी बताऊंगा मैं भी, ठीक है, आगे। और किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन में ये चार चीजें होनी चाहिए। एक तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग पावर के लिए, मेमोरी जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट, जहाँ से हम माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी से डेटा मतलब हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि डेटा देना या डेटा लेना वगैरह वगैरह। फिजिकल, और ठीक है, ये आगे क्या बता। था? क्या? फिजिकल, ये बस ये था, फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद मेन चीज मेमोरी होती है। एक तो मेमोरी तो मैंने बता ही दिया कि हमें मतलब जो भी टास्क करना है वो हम मेमोरी में करते हैं। अब मेमोरी जो होती है वो जनरली बाइट एड्रेसेबल होती है। बाइट एड्रेसेबल का क्या मतलब है कि मेमोरी बनी होती है मल्टीपल रजिस्टर्स से, ठीक है, और वो रजिस्टर्स जो होते हैं वो 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। तो 8 बिट रजिस्टर्स का मतलब है कि एक रजिस्टर जो है वो 8 बिट स्टोर कर सकता है, वन रजिस्टर जो है वो 8 बिट स्टोर कर सकता है, ठीक है, और 8 बिट होता है 1 बाइट। तो हम अल्टीमेटली एक हर एक रजिस्टर को एक एड्रेस देता है। तो इसका हम मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वन बाइट एड्रेसेबल, मतलब बाइट एड्रेसेबल, ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 2001 एड्रेस, तो इसका मतलब है वो 1 बाइट का एड्रेस है एक, ठीक है। 2002 अगली बाइट का एड्रेस है, ठीक है, इस तरह से बाइट एड्रेसेबल होती अगर है मेमोरी। 2000 क्या है आगे? ये कौन सा, ये एड्रेस है? वो 2001 ना, हाँ, ये पूरा एड्रेस है, ठीक है। अब ये जो सारे रजिस्टर्स होते हैं सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, और उसको हम कहते हैं अल्टीमेटली मेमोरी, ठीक है। और जनरली क्या होता है, ये जो सारे रजिस्टर्स होते हैं ये पावर ऑफ टू में ही ग्रुप्ड होता है, मतलब 2 की पावर 10, इस तरह से 2 की पावर्स में होता है। इसीलिए जो हमारी मेमोरी होती है वो 1024 MB या 1024 GB इस तरह से होती है ना। जैसे हम 1 GB बोलते हैं, 1 GB जब हमने बोला तो 1 GB का क्या मतलब होता है, 1024 MB, तो ये 2 की पावर ही तो है। और 1024 भी देखोगे तो 1024 इंटू 1024 MB को कन्वर्ट करोगे, मतलब केबी में कन्वर्ट करना हुआ तो 1024 इंटू 1024 KB इस तरह से, है ना। तो 10 मतलब 2 की पावर्स में जनरली हम ग्रुप करता है, ठीक। तो ये मेमोरी होगी। इनपुट आउटपुट की बात की जाए तो हम मतलब जैसे कोई भी हमें अ, अगर मेमोरी में कोई भी हमें वो देना है, इंस्ट्रक्शन डालना है, तो हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस वगैरह वगैरह, ठीक है, इनपुट देने के लिए। फिर क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर होगा वो उस मेमोरी से जहाँ पे हमने इनपुट डाला, मेमोरी में जो हमने इनपुट डाला, उस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को उठाएगा, उस पर प्रोसेस करेगा, और उसको शो करने के लिए वापस आउटपुट डिवाइसेस पे छोड़ देगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज आती है माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू। यहाँ इस वाली चीज में डिफरेंस पता लग जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो सीपीयूज होते थे वो मतलब पहले अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो पहले सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है एएलयू जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है ना, जैसे ऐड करना हुआ या और एंड और ऑपरेशंस करने हुए, लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह वगैरह। कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया कि डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए। सिंक्रोनाइज करने के लिए, कि जैसे सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी वो कर रहा है, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं तो इनपुट आउटपुट से वो कर रहा है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटीग्रेट करता है डेटा लेने के लिए। तो कभी कभी मतलब कभी कभी क्या, जनरली बहुत ऐसा ही होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू सीपीयू प्रोसेसिंग। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट की हेल्प लेते हैं, मतलब सीपीयू कंट्रोल यूनिट की हेल्प लेता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसी के अंदर वो वाली पार्ट होती है, क्लॉक वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्लॉक सब एएलयू को भी, क्लॉक जो होता है वो एएलयू को भी कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस कब करना है, कौन सा मतलब ऑपरेशन कब करना है, प्रायोरिटी वगैरह, हाँ, ये सब भी, ये तो वैसे कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, बट कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है क्लॉक, ठीक है। अब अ, उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स, ये मैंने बता ही दिया, है ना। तो ये तीन तीन चीजें और बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो सीपीयू में होती हैं, एक सीपीयू में होती हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, देखो ये ट्रेडिशनल ब्लॉक है, इसमें क्या होता था कि
इनपुट के पोर्ट्स अलग हैं, आउटपुट के पोर्ट्स अलग हैं, मेमोरी के पोर्ट्स अलग हैं, कंट्रोल यूनिट अलग बोर्ड पे है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अलग बोर्ड पे है, मतलब समझ रहे हो? तो अलग अलग बोर्ड्स पे अलग अलग चिप्स में होती थी ये, क्योंकि पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है? तो वो अलग अलग बोर्ड्स पे होती थी, तो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता था। जैसे हमारे सीपीयू हम देखते हैं तो इतना बहुत बड़ा मदरबोर्ड होता है ना, उस मदरबोर्ड में अलग 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 जगह पे सब कुछ होता है कि रैम का पोर्ट अलग से दिखता है कि यहाँ पे रैम लगा दो, यहाँ पे सीपीयू है, वहां पे फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड्स पे बनता था, अलग अलग चिप्स में आता था, तो उसको हम ट्रेडिशनल सीपीयू बोलते थे, ठीक? तो फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी आने लगी, आईसी वाली, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि हम छोटी सी आईसी में बहुत सारे काम करने लगे। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ये जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट था, एएलयू, ये और कंट्रोल यूनिट, ये हमने एक ही चिप में डाल दिया, है ना? अब इसके लिए अलग अलग एएलयू अलग और सीपीयू सीयू अलग, ये करने की जरूरत नहीं थी। अब क्या हुआ कि एएलयू और सीयू एक ही चिप में आ गए, हाँ, तो वो भी एक ही मदरबोर्ड में, बट मतलब एक चिप में आ गए पहले। हाँ, वो था तो वो भी मदरबोर्ड में, बट वो अलग अलग में थे कि ये एएलयू की चिप है, ये सीयू की चिप है, अब इनको इंटीग्रेट कर रखा है वायर से, सिस्टम बस से, है ना? अब क्या होने लगा कि एक ही चिप के अंदर एएलयू और सीयू है, उसको इंटरनल बस से या जैसे भी उनका मैकेनिज्म है उससे उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो एक चिप में आ गया, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलने लगे। तो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा था, अलग अलग जो चिप हम यूज करते थे उसके लिए बस एक चिप लगी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, ठीक है? तो अब माइक्रो प्रोसेसर बन गए, ठीक है? फिर धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर की पावर बढ़ी, फिर उससे जब हमने माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर्स में यूज किया, तो हम उसको बोलने लगे माइक्रो कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को हम बोलने लगे माइक्रो कंप्यूटर। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है? अब नॉर्मल वाले, मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स अब नहीं आते, अब हर सारे कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, और उन सारे कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर ही बोलता है, ठीक है? फिर अभी तक क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ क्या था, एएलयू और सीयू, है ना? अब क्या होने लगा, अब और अच्छी टेक्नोलॉजी हुई, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, ठीक है? फिर उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे, वो भी इन्होंने एएलयू में घुसेड़ दिए, ओ सॉरी, माइक्रो उस चिप में घुसेड़ दिया, चिप में घुसेड़ दिया, ठीक है? एएलयू और आउटपुट वाली पिंस भी, और मेमोरी की पिंस भी, ठीक है? वगैरह बहुत सारी चीजें उन्होंने एक चिप में डाल दी। तो अब जो चिप आती है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये एमपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, ठीक है? एमपीयू होता है, मेमोरी के पोर्ट्स होते हैं, और कभी कभी मेमोरी भी होती है, रजिस्टर्स तो होते ही हैं, आईओ भी आती है, आईओ आईओ के वो पोर्ट्स वगैरह भी दे दिए हैं उन्होंने, ठीक है? और भी बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए पोर्ट्स वगैरह उन्होंने दे दिए हैं, ठीक? तो इनको माइक्रो कंट्रोलर्स बोलता है, ठीक है? माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस समझ में आ गया? और माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस समझ आया? माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर, मतलब कोई भी कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है, वो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है? कंट्रोल कंट्रोल करता है ठीक। बेसिकली। और माइक्रो कंट्रोल नहीं, माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो कंट्रोलर में हमने माइक्रो, जो चिप थी माइक्रो प्रोसेसर वाली, है ना, हाँ, उसी में इनपुट और आउटपुट वगैरह की पिंस भी डाल दी, ठीक है? अलग अलग चीजें हैं इसमें, डिफरेंस का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है? हाँ, ठीक। तो ये डिफरेंस, मतलब ये है डिफरेंस माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंट्रोलर है। नहीं, नहीं, तो मैं आपका एक बार एडवांस हो गया। डिफरेंस बता देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर तो समझ आ गया कि उसमें एएलयू और सीयू इंटीग्रेटेड है, ठीक है? इसके बाद अगर हम एक बार दिखाई देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसी, ये चिप है, ठीक है? ये एक चिप है माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है? तो इसमें क्या होता था, एएलयू और सीयू, तो ये एएलयू और सीयू की ये पिंस हैं सारी, ठीक है? एएलयू और सीयू से अगर कोई पिंस कनेक्ट करनी है आपको, तो वो ये पिंस है, ठीक है? अब इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर की अगर हम बात करें, तो माइक्रो कंट्रोलर में
और ज्यादा पिंस आने लगी। क्यों ज्यादा पिंस आने लगी? क्योंकि अब इनपुट इसमें आउटपुट का भी दे इनपुट दिया, आउटपुट की भी पिंस है, मेमोरी का भी दे दिया। ठीक है, हाँ, मेमोरी की भी पिंस दे दी वगैरह वगैरह। और अब फिर इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर का वो दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आर्डिनो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये जो बीच में यूज हुआ है, ये जो इसमें बीच में यूज हुआ है, ये है माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें एएलयू भी, मतलब इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी है, और इसमें माइक्रो इनपुट आउटपुट के लिए पिंस भी हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो भी ये जो पिंस हैं, इसको फिर अल्टीमेटली हमने यहाँ पे इन पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। क्यों पोर्ट से कनेक्ट कर दिया? ताकि हम आसानी से इंसर्ट कर पाए इन पिंस पिंस को, जो हमारी वायर्स की पिंस होती हैं, इसको हम आराम से इसमें इंसर्ट कर पाए, ठीक है। और ये मतलब ये है पूरे जो मेन चीज है इस आर्डिनो की, ठीक है। इसको फिर हमने मतलब इससे कनेक्ट कर दिया बस ऐसे ही, ताकि हम आसानी से कनेक्ट कर पाए। इसमें जो भी रीसेट पिन है उसको हमने इस बटन से कनेक्ट कर दिया, जो भी पावर की पिन होगी उसको हमने इस पावर के पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, है ना। बट अल्टीमेटली है जो मेन चीज वो यही है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स अगर मैं बताऊं, माइक्रो कंप्यूटर तो वो होती है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा इनपुट माइक्रो आउटपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स फिर से दो तरह के हैं, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ये वाला माइक्रो कंप्यूटर है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसमें डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होता है, मतलब इसमें होगा तो वही कि इसमें क्या होगा, इनपुट इस वाले आउटपुट। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा कि एक एमपीयू यूज हुआ होगा। एमपीयू मतलब वही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ होगा। और ये पुराने वाले वो हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ होगा, ठीक। और इसमें इनपुट के लिए अलग पोर्ट, मतलब इनपुट डिवाइसेस के लिए अलग जगह होगी, आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग जगह होगी, मेमोरी की अलग होगी। मेमोरी की अलग होगी, है ना, वगैरह वगैरह। और दूसरे तरह के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सॉरी, जो सिंगल बोर्ड होता है, जो हम अपनी लैब में यूज करते हैं, वो सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर है। अपनी लैब में हम ऐसे ही तो कुछ यूज करते हैं, है ना। ये जो सिंगल बोर्ड है, इसको हम अपनी लैब में यूज करते हैं, और ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो हम अपनी जो लैब में यूज करते हैं वो सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब एक बार और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है लार्ज कंप्यूटर्स, ठीक है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स होता है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मीडियम साइज कंप्यूटर्स। ये मीडियम साइज कंप्यूटर्स जो हैं, इनको हम मिनी कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। और ये मिनी कंप्यूटर्स पहले मतलब हिस्टोरिकल यूज में आते थे, अब इतने ज्यादा यूज नहीं आते, अब तो सब लोग माइक्रो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर्स किस लिए काम आते थे? वो छोटे होते थे सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से, और ये मतलब छोटी बिजनेसेस और छोटे कॉलेजेस और इन सब चीजों के लिए यूज होते थे। बट अब यूज नहीं होते ये इतने ज्यादा, मिनी कंप्यूटर्स बोलते थे इनको, ठीक है। नाम में नहीं है, बट उस टाइम पे ये अ, अच्छे खासी प्रोसेसिंग कर लेते थे, ठीक है। अब यूज नहीं होते। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स का क्या मीनिंग था? जो यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर अपने अंदर एज ए सीपीयू, ठीक है। तो ये इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं, पीसीस, इसमें लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, डेस्कटॉप भी आ जाते हैं, और नोटबुक्स भी आ जाती हैं, है ना। इसके बाद आते हैं वर्क स्टेशंस। ये वर्क स्टेशंस को हम सर्वर्स भी बोलते हैं, जो सर्वर टाइप के पीसीज होते हैं, मतलब ये थोड़े हाई परफॉर्मेंस पीसीज होता है, और इसको हम सर्वर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। वीएम्स वगैरह बनानी होती हैं अगर हमें, है ना, तो उन सब के लिए हम वर्क स्टेशन यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद इनमें ज्यादा रैम होती है ना, और प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है थोड़ी सी, ये सब चीजें। अब इसके बाद आते हैं सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो हम यूज करते हैं अपनी लैब में, ठीक है। हम्म। तो सिंगल बोर्ड में क्या होता है? इसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, और अ, इसमें भी इनपुट और आउटपुट के लिए सब कुछ होगा, और मेमोरी भी होगी, है ना। बट इसमें क्या होता है, ये एक पूरे एक सिंगल बोर्ड पे होता है जो हमारी लैब में है। तो अगर अपनी लैब में देखोगे
तो उसमें क्या होगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर दिखेगा, मेमोरी दिखेंगी, है ना, और कीबोर्ड तो है ही। तो इसका मतलब उसमें इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स भी हैं, एक डिस्प्ले लगी हुई है, डिस्प्ले हो गया आउटपुट, कीबोर्ड हो गया इनपुट, है ना। तो इस तरह से सब इंटीग्रेटेड है एक बोर्ड पे, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिंगल बोर्ड, ठीक है। और सिंगल, फिर आता है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सिंगल चिप में क्या होता है कि ये जो था बोर्ड पे क्या था, एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, उसके साथ कहीं पे वो है इनपुट के, और इसमें कहीं आउटपुट के पोर्ट्स हैं, है ना। बट सिंगल चिप में क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर यूज होगा, मतलब सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट की पिंस और मेमोरी की पिंस वगैरह वगैरह सब एक चिप में होगा, है ना। वहां पे चिप में नहीं था, इस वाले सिंगल बोर्ड में चिप में नहीं था, माइक्रो प्रोसेसर था, उसके साथ कहीं और इनपुट आउटपुट की चिप होगी, कहीं और मेमोरी की चिप होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें सब एक चिप में इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको सिंगल चिप बोलते हैं। सिंगल बोर्ड और सिंगल चिप में डिफरेंस पता लग गया, ठीक है। आगे बढ़ता है, मेमोरी क्लासिफिकेशन है। हमने अपनी लैब में, मतलब ये तो सब पता ही है यार कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है ना। तो प्राइमरी मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी आती है और रैम आती है ना। रैम आती है और रोम आती है, ये सब पढ़ लेना, इसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह ही दिए हुए हैं, ठीक है। फिर और सेकेंडरी मेमोरी आती है, इसमें वही की डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क हो गई और एसएसडी हो गई, है ना। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी में रीड राइट मेमोरी है और दूसरी रोम है। तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, और दूसरी होती है रीड राइट मेमोरी। इसमें हम, इसी को हम जनरली रैम कह देते हैं, है ना। तो ये जो रीड राइट मेमोरी होती है या रैम होती है, इसके डिविजन होते हैं फर्दर, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो स्टैटिक रैम आती है कैश, है ना, और डायनेमिक रैम होती है जो हमारी जनरल रैम होती है, जो हम अपने इसमें यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स वगैरह में जो रैम यूज होती है उसको डायनेमिक रैम बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम में क्या होता है कि जैसी पावर ऑफ हुई वैसे ही सारा कंटेंट उड़ जाता है। बट हमने अपनी लैब में देखा है कि अगर हम उसको बंद भी कर देते हैं, तब भी उसके जो हमने सेव किए थे इंस्ट्रक्शंस उसकी मेमोरी में, वो तब भी सेव रहता है ना। उसका रीजन ये है कि उसमें यूज होती है नॉन वोलेटाइल रैम, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल रैम होने के दो तरीके हैं, ठीक। एक तरीका है कि उसमें हम बैटरी इंक्लूड कर दें रैम में, तो उससे क्या होता है, जैसे ही हमने पावर ऑफ कर दिया उसके बाद भी एक रैम, एक बैटरी होगी जो रैम को पावर सप्लाई करती रहेगी, धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर बाद वो कट ऑफ भी कर देगी। मतलब वो थोड़ी देर तक ही रहता है कंटेंट, थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी देर तक उसको प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब हम बंद करते हैं, तो जैसे ही हमने बंद किया तो तुरंत रैम जो है अपना कंटेंट ईईपी रोम में सेव कर दे, ठीक है। ईईपी रोम जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। रोम होती है, मतलब उसमें रोम तो है ही। अब अगर उस माइक्रो, मतलब जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसमें अगर रोम जो है वो ईईपी रोम की यूज हुई है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। वैसे तो रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है ना। बट कुछ रोम इरेजेबल भी होती हैं, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, ईईपी रोम है कुछ, तो उसको, उसमें हम ये कर सकते हैं काम कि जैसे ही रैम ऑफ हो तो उसका कंटेंट ईईपी रोम में चली जाए, और जैसे ही हम उसको ऑन करें तो वापस ईईपी रोम से रैम में आ जाए, तो कंटेंट रैम का उसको मिल जाएगा। बेटर ऑप्शन इनबिल्ट बैटरी वाला है, ठीक है, इजी है क्योंकि उसमें पावर सप्लाई करनी है बस रैम को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ काम करता होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है, उससे जो कंटेंट रह जाता है। तो ये मेमोरी क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ ये देख लेते हैं। तो ये तो देखो पता लग गया, ये जो था माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह पढ़ लिया है ना। और माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर भी हो गया, है ना। 8085 किट, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो माइक्रो वही है, माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, एक रोम है, रैम भी, मेमोरी भी होती है ना। 16 बिट मेमोरी है, क्योंकि ये वो नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर नहीं है तो एक सिंगल चिप में हमको मेमोरी नहीं मिलेगी, है ना। बट मेमोरी के वो मतलब हम मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इन सिस्टम बस से, बस लाइन से, ठीक है।
और इनपुट डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये 0 से F हमें हमें मतलब हेक्साडेसिमल में बात चल रही है, सीधे 0 से F लिखा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रोम होती है, ये तो मैं बता ही चुका, रैम भी बता चुका मैं, है ना। एक बार फिर भी रीड कर लेना। हाँ, एक चीज रहेगी, रोम में क्या होता है, रोम में मॉनिटर प्रोग्राम स्टोर होता है। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी रोम में मॉनिटर प्रोग्राम स्टोर होता है। मॉनिटर प्रोग्राम क्या होता है, वो एक तरह से ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोसेसर को चलाने के लिए हमको कुछ प्रोग्राम तो चाहिए ना कि वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम मॉनिटर प्रोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ओएस है एक तरह से 8085 का। इसके 8085 मतलब इस मॉनिटर प्रोग्राम पहले यूज होता था, उसके बाद एमएस डोस आया था, एमएस डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद विंडोज आई वगैरह वगैरह। तो मॉनिटर प्रोग्राम पहले पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। ये रोम में स्टोर होता है, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो रोम से वो मेमोरी में आने लगता है और एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक। के बाद बस, बस के बारे में बता देता हूँ। मतलब बस क्या होता है, इंटरनल वायरिंग है, मतलब एक तरह से वायर्स होते हैं जो कि बोर्ड में ही इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। बोर्ड में ही इंटीग्रेटेड वायर्स होते हैं। एक बार इमेज दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने दिखाई है, बट फिर भी अगर इसमें जो इस तरह की जो वायर्स होती हैं इनको सिस्टम बस बोलता है, ठीक है। ये जो वायर्स होती हैं चिप में इंक्लूडेड, है ना, ये प्रिंटेड होती हैं बोर्ड पे ही, तो इनको सिस्टम बस बोलते हैं या बस बोलते हैं। और ये बस जो होती हैं ये तीन तीन तरह की होती हैं, आगे पढ़ेंगे, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब अब इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस की मतलब एक बार इंस्ट्रक्शंस बता दो, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि जो डिजाइनर होता है, देखो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि अ, हम जो भी मतलब हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी होते हैं 0101 के फॉर्मेट में, है ना। तो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशन 01 के, कुछ 01 के कॉम्बिनेशन, देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 8 बिट का होगा, मतलब स्टार्टिंग 8 बिट से ही होगी, है ना। हर कमांड की 8 बिट की स्टार्टिंग होगी, तो इसका मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट उठाने हैं एक साथ, ठीक है। अब 8 बिट उठाएगा वो, ठीक है। अब वो कैसे समझे कि जो हमने यूज किया है, जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है बाइनरी का, वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक इंस्ट्रक्शन है या नॉर्मल डेटा है, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो पहले से फिक्स्ड हैं, जैसे मान लो 0101, जैसे ऑपकोड था ना 76, 76 होता है HLT हॉल्ट का। तो 76 उसे कैसे पता लगेगा कि वो इंस्ट्रक्शन है या नॉर्मल डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो क्या होता है, कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सबसे पहले वो माइक्रो प्रोसेसर में, जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन कर रहा है वो उसके माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट डाल देगा कि भाई अगर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं तो उसे तुम्हें इंस्ट्रक्शन समझना है, ठीक है। अब कब इंस्ट्रक्शन समझना है 76 को, और कब अ, उसको एज अ डेटा समझना है, ठीक है, वो कैसे पता लगेगा। वो पता लगता है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो सबसे पहला वो होता है, सबसे पहला जो भी मेमोरी पे, जैसे 2001 पे जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा होगा वो इंस्ट्रक्शन ही तो होगा, वो डेटा थोड़ी होगा, है ना। मतलब हम अपना प्रोग्राम हमेशा इंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे, ये चीज क्लियर है, डेटा से थोड़ी शुरू करेंगे, इंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो ये एक इंस्ट्रक्शन ही तो है, मैंने डेटा से थोड़ी शुरू किया, 5 इज इक्वल्स टू से थोड़ी शुरू किया, है ना। तो मैंने इंस्ट्रक्शन से शुरू किया। तो ये इससे पता लगता है कि सबसे पहला जो भी नंबर होगा वो हमेशा इंस्ट्रक्शन ही होगा, ठीक है। और जब वो इंस्ट्रक्शन होगा तो उसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन मेरे को मिल गया। तो जो भी डिजाइनर होगा, जो भी जिसने भी माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया है, उसने इस इंस्ट्रक्शन का साइज भी दिया होगा कि अगर इंस्ट्रक्शन है तो तुम्हें इस मेमोरी तक जाना है उसका डेटा लेने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो कभी लिख दिया कि मैंने अगर कभी लिख दिया MVI A30H, ठीक है, अगर मैंने इसको दिया तो मैं 2001 पे क्या शो करूंगा, MVI
2000 MVI ए स्टोर करूंगा, 2002 पे मैं स्टोर करूंगा 30, है ना, और 2003 पे होगा अगला कोई भी इंस्ट्रक्शन। तो जब सी मतलब माइक्रो प्रोसेसर को MVI मिलेगा तो वो समझ जाएगा, अच्छा मेरे को 2002 पे डेटा लेना है, ये डेटा है, मूव मूव करना है, 30 को मूव करो एक्यूमुलेटर में, ठीक है। जब उसको पहले पे इंस्ट्रक्शन मिला तो उसको पता लग जाएगा, अच्छा एमवीआई का जो भी लेंथ है वो 2 बाइट्स है, इसका मतलब पहले पे तो मेरे को एमवीआई मिल गया, यानी दूसरे तक मेरे को जाना है उसका डेटा उठाने के लिए, और फिर उसके बाद से जो भी मेरे को मिलेगा वो खुद एक इंस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसे उसको पता लग जाता है कि जो भी मेरे को यहाँ पे भी मैं एमवीआई का डेट कोड ही तो डालता हूँ, 76 या कुछ जो भी है, मेरे को याद नहीं है, जो भी उसका ऑप कोड होता है वो डालता हूँ, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो जैसे मान लो 36 है, तो 36 डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगता है कि जो पहला होगा वो इंस्ट्रक्शन होगा, उसका जो भी लेंथ होगा वहां तक जाके मेरे को डेटा उठाना है, उसके बाद जो भी होगा वो दोबारा से इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, इस तरह से पता लगता है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज मैंने बताई दी कि मशीन लैंग्वेज जो भी होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है ना, मशीन लैंग्वेज जो भी होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, तो ये जो भी ऑप कोड्स हैं 76 या 32, ये एसटीए का होता है, ये एचएलटी का होता है, तो जो भी ये ऑप कोड्स हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर में डिफाइन करता है डिजाइनर, वो इसकी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है। तो क्या होता था कि डिबग करना और लिखना बहुत मुश्किल हो जाता था मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि 0101 में कितना बड़ा प्रोग्राम लिखोगे भाई, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, निमोनिक्स की फॉर्म में प्रोग्रामिंग बना दी, जैसे एमवीआई, जैसे ऐड। तो ये ऐड याद रखना ज्यादा आसान है बजाय इसके ऑप कोड के, जो भी इसका ऑप कोड है वो याद रखना मुश्किल है, ऐड याद करना ज्यादा आसान है, इसीलिए उन्होंने निमोनिक्स बना दिया, ठीक है। अब दिक्कत ये आई कि जो ये निमोनिक्स हमने बनाए, ऐड या एमवीआई वगैरह, ये माइक्रो प्रोसेसर को तो समझ नहीं आते, माइक्रो प्रोसेसर को क्या समझ आता है, बाइनरी, बाइनरी, तो उसके लिए हमने असेंबलर यूज किया कि हम ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमने बीच में यूज किया असेंबलर, जो कि खुद एक प्रोग्राम है, जिसको निमोनिक्स दो तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, ठीक है। और ये दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, मतलब अगर मैं एक मशीन पे लिखे हुए मशीन लैंग्वेज एक मशीन पे लिखे हुए मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पे जाके चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जैसे मान लो एक एक मशीन है जो कि 4 बिट की है, 1 1 1, जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, मान लो मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा, 0110 जो भी था, मैंने एक प्रोग्राम लिखा बाइनरी में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैंने लिखा था 4 बिट मशीन पे, तो इसका मतलब था वो इसको एक इंस्ट्रक्शन मान रहा था, इसको एक एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो इसको एक इंस्ट्रक्शन मान रहा था, तो इसने मान लो ये था ऐड का, तो उसने ऐड का इसको इंस्ट्रक्शन समझ लिया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको चलाता हूँ 8 बिट मशीन पे, इसी प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा 8 बिट मशीन पे, तो वो क्या करेगा, वो 8 बिट एक साथ उठाएगा। अब मान लो उसमें 8 बिट का जो इंस्ट्रक्शन, 8 बिट का ये जो नंबर बना, इसका मान लो उसने मान रखा था कि नहीं भाई ये तो ऐड नहीं है, ये मेरे में सब्ट्रैक्ट है, तो भाई गलत प्रोग्राम हो जाएगा, इसीलिए मैं एक मशीन कोड को दूसरे पे नहीं चला सकता। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज भी, हर माइक्रो प्रोसेसर अपनी असेंबली लैंग्वेज खुद डिफाइन करता है, तो हर मशीन लैंग्वेज के हर माइक्रो प्रोसेसर के लिए असेंबली लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम जो यहाँ पे एमवीआई वगैरह बोलते हैं वो हम 8085 की बात करते हैं, इसीलिए हम मतलब एक हमने फिक्स कर दी कि 8085 की बात करेंगे, ठीक है। और ये 8085 इंटेल का है, ठीक। अगर हम, हाँ एक और चीज, अगर मान लो कोई माइक्रो प्रोसेसर है उसमें असेंबलर जो है नहीं है, और तो हमें क्या करना पड़ता है, असेंबली लैंग्वेज को हमें खुद से कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, है ना, और फिर हम मशीन कोड माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं अगर इसमें असेंबलर नहीं होता है तो। अगर असेंबलर होगा तो हम डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज एंटर करेंगे इसके लिए, ताकि असेंबलर चेंज कर देगा आराम से। हमें बट assembler अगर से कोड लिखना असेंबलर पड़ता है। हमारे पास नहीं है, असेंबलर नहीं है, तो हमें असेंबली लैंग्वेज को खुद मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, और उसको हम बोलते हैं हैंड असेंबली, ठीक। जो हम लैब में करते हैं वो हैंड असेंबली है, हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं वी आई ए डी डी वगैरह वगैरह, उसका मशीन कोड बनाते हैं, फिर उसको हम फीड करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। इसको, इन दोनों लैंग्वेजेस को, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब पढ़ा हुआ है, दोबारा से बस मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई थी, ताकि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस बना सकें, ठीक है। मतलब
अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा। हाँ कि मशीन लैंग्वेज और ये जो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, एक मशीन पे लोगे तो दूसरी पे नहीं चलेगी। तो अब जब कंप्यूटर्स हर जगह पहुंचने लगे, सबके पास पहुंचने लगे, तो क्या हम हर किसी कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाते फिरेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या किया कि एक अ, हाई लेवल एक हाई लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज बना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस बना दी गई, जिससे एक बार प्रोग्राम लिखो वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक और चीज यूज होने लगी, प्रोग्राम उसके लिए जरूरत पड़ी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन मशीन कोड में। अभी मशीन कोड जो है ये मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कोड बना, ये ऑब्जेक्ट कोड जो बना ना, ये ऑब्जेक्ट कोड हो सकता है कि इसके बाद इसको वापस से असेंबलर की जरूरत पड़े, या हो सकता है कि ये डायरेक्टली मशीन पर। मशीन पे चेंज हुआ हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है मशीन टू मशीन या लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर थे, ये क्या करते थे, हमारे जो जो भी मतलब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, या मशीन लैंग्वेज। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर क्या होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ रीड करके कंपाइल करता है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। अब फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड को। ठीक, दूसरी जगह जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी फाइल है उसको लाइन बाय लाइन, जो भी लाइन बाय लाइन है उसको कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस तरह से करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रेटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो कंपाइलर होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि एक साथ वो जल्दी से कर देता है कंपाइल और एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। जिसमें वो हो जाता तो उसमें मतलब आना जाना नहीं होता, बार बार एक जगह एक साथ वो करो कंपाइल और एक साथ एग्जीक्यूट, आना जाना नहीं है कि बार बार लाइन पे आओ कहाँ पे थे लास्ट बार और फिर उसकी अगली लाइन कंपाइल करो एग्जीक्यूट करो, ये सब नहीं होता, डायरेक्ट कंपाइल एग्जीक्यूट। इंटरप्रेटर में ये होता है कि धीरे धीरे करके होता है, बट इंटरप्रेटर का एक फायदा है कि उसमें डीबगिंग आसान है। कैसे कि अगर इस लाइन है। पे, एरर पता चल जाती है कि हाँ कौन सी जैसे लाइन इस लाइन में ये वाली लाइन अगर करंटली रन हो रही है और इस पे एरर आ गया, इसका मतलब इस लाइन में कुछ एरर है। ठीक है, तो डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है इंटरप्रेटर में। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कंपाइलर यूज होता है सी सी और सी प्लस प्लस में, और इंटरप्रेटर यूज होता है पाइथन में। ठीक है, या बेसिक में भी यूज होता है, क्यू बेसिक जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें भी यूज होता है। फर्स्ट एग्जीक्यूशन मशीन लैंग्वेज का फर्स्ट एग्जीक्यूशन होता है असेंबली से, और असेंबली का भी फर्स्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज से, क्योंकि वो ये एकदम अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब कंप्यूटर मशीन हाँ अंडरस्टैंड। मशीन आराम से, एक मिनट ये टाइम क्यों नहीं आ रहा भाई, ओके। तो ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज मशीन कोड में होती है, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। असेंबली में बीच में असेंबलर आ जाता है तो असेंबलर में टाइम लग जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर आ जाता है, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि असेंबली में क्या होता है, छोटे छोटे निमोनिक्स होते हैं, है ना? उनको उनको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में आसान है, क्योंकि छोटे तीन चार कुछ मतलब तीन चार तो नहीं ज्यादा होते, 76 या 256 के आसपास, तो उनको कन्वर्ट करना आसान होता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में पूरे स्टेटमेंट्स होते हैं लंबे लंबे, इंट ए इज इक्वल्स टू 25, और है ना, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको टाइम लगता है कन्वर्ट करने में। ठीक, इसके बाद लार्ज मेमोरी भी चाहिए होती है एचएल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और डीबगिंग भी आसान होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब आराम से हम इंग्लिश वगैरह समझ सकते हैं, और इंटरप्रेटर भी काम आ जाता है उसमें, और कंपाइलर वगैरह भी, तो आसान होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है कि जब भी मैंने मतलब मैंने प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाया, तो मेन मेमोरी से प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन फेच होगा, है ना, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो फेच होगा, फिर वो प्रोसेस होगा। डिकोड होगा सीपीयू पे जाके, मतलब फेच होगा सीपीयू पे, मेमोरी से सीपीयू पे जाएगा, फेच होगा, फिर सीपीयू उसको डिकोड करेगा कि भाई क्या है उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर अगर आउटपुट होता है तो वो आउटपुट भी रिटर्न होता है, आउटपुट रिटर्न हो जाता है अगर आउटपुट है तो। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो अभी पढ़ेंगे।